टॉपिक, बिल्कुल ध्यान से समझना। repossession of goods। रिपोजेशन का मतलब होता है वापस ले लेना। क्यों ले लेना, तो लिखो, पहले समझते हैं। whenever hire purchaser whenever hire purchaser make default in payment of installment, whenever hire purchaser make default in payment of installment, hire vendor can repossess goods sold on hire purchase basis, on hire purchase। देखो 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 क्या हुआ, देखना। ये है हायर परचेजर, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ये हायर वेंडर बना देते हैं अपन। हायर वेंडर एग्रीमेंट क्या था, हायर वेंडर ने हायर परचेजर को एक असेट दी, ये असेट यहां गई, असेट गिवन किसने दी, हायर वेंडर ने हायर परचेजर को एक असेट दी और एग्रीमेंट बनाया गया। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि ये बोला गया कि भैया ये जो हायर परचेजर है एक इंस्टॉलमेंट ईयर 1 पर देगा, एक इंस्टॉलमेंट ईयर 2 पर देगा, एक इंस्टॉलमेंट ईयर 3 पर देगा, एक इंस्टॉलमेंट ईयर 4 पर देगा और एक इंस्टॉलमेंट ईयर 5 पर देगा। ऐसा एक एग्रीमेंट परचेजर और वेंडर के बीच में हुआ, जिस एग्रीमेंट के तहत हायर वेंडर ने एक असेट यूज करने के लिए विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, यूज करने के लिए विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप हायर परचेजर को दे दी थी और हायर परचेजर को 5 इंस्टॉलमेंट देनी थी। जब वो 5वीं इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो उसे उस असेट की ओनरशिप मिल जाएगी। तब तक जब तक 5वीं इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती है, हायर वेंडर ओनर ऑफ द असेट है
और हायर परचेजर जो है वो यूजर ऑफ द असेट होता है। अब क्या हुआ, यहां जाकर ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले साल की ईयर एंड हुआ, हायर परचेजर ने जो पेमेंट बनता था इंस्टॉलमेंट का वो हायर वेंडर को दे दिया। ईयर 2 खत्म हुआ, जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी वो भी आपने हायर वेंडर को दे दी। लेकिन अब तीसरे साल का अंत आया, तीसरा साल एंड हुआ, अमाउंट ड्यू हो चुका है, लेकिन यहां पर हायर परचेजर ने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट बाय हायर परचेजर, डिफॉल्ट बाय हायर परचेजर। नाउ जैसे ही हायर परचेजर ने तीसरी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के दिन डिफॉल्ट किया, हायर वेंडर क्या करेगा, इमीडिएटली हायर परचेजर को बोलेगा कि ला भैया ला, वो असेट मुझे दे दे। तूने डिफॉल्ट कर दिया तो मैं अपनी असेट वापस ले जा रहा हूं। असेट रीपोजेस्ड कर ली, बस इसी सिचुएशन को हम बोल रहे हैं रीपोजेशन कर लेना। क्योंकि अभी तक इसका जो ट्रू ओनर है ना वो वेंडर ही है, असेट वेंडर की है। आपने एक तरह से हायर परचेजर को वो असेट यूज करने के लिए दी, आपको वो किराया दे रहा है, उसने किराया देना बंद किया या किराया देने में उसने डिफॉल्ट किया तो आप उसकी असेट को उठाकर ले आए। तो जब एक हायर वेंडर परचेजर के द्वारा डिफॉल्ट किए जाने पर बेचे गए माल को, हायर परचेज पर बेचे गए माल को, हायर परचेज पर सेल की गई असेट को जब वो वापस ले आता है तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं रीपोजीशन ऑफ गुड्स। तो ये बेसिकली रीपोजीशन का मीनिंग हुआ, इसे हम बोलते हैं रीपोजीशन। बताइए यहां तक की बात क्लियर? आओ लिखो नेक्स्ट पॉइंट। Repossession of goods can be subdivided into two parts. अब ये जो रीपोजीशन की हम बात कर रहे हैं, ये रीपोजीशन दो पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा कंप्लीट रीपोजीशन और एक होगा पार्शियल रीपोजीशन। एक होगा कंप्लीट रीपोजीशन और दूसरा होगा पार्शियल रीपोजीशन। देखिएगा नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है, बट फिर भी मैं लिखूंगा
when whole goods taken back by higher vendor। कंप्लीट रीपोजीशन का मतलब हो गया जब हायर वेंडर पूरा का पूरा गुड्स क्या करके ले जाए, वापस ले जाए। तो व्हेन होल गुड्स टेकन बैक बाय हायर वेंडर, जब पूरा का पूरा गुड्स हायर वेंडर ने वापस ले लिया तो इसे बोला जाएगा कंप्लीट रीपोजीशन। when a part of goods taken back by higher vendor। पार्शियल रीपोजीशन का मतलब है हायर वेंडर गुड्स तो लेकर जाएगा लेकिन पूरा गुड्स नहीं लेकर जाएगा, वो केवल गुड्स का एक हिस्सा लेकर जाएगा, उसे हम बोलेंगे पार्शियल रीपोजीशन। तो यानी मुझे बस सिंपली आपको दो अकाउंटिंग समझानी है। अगर क्वेश्चन कंप्लीट रीपोजीशन का आता है तो क्या अकाउंटिंग, और अगर क्वेश्चन पार्शियल रीपोजीशन का आता है तो क्या अकाउंटिंग। लिखेंगे नेक्स्ट। अकाउंटिंग ऑफ कंप्लीट रीपोजीशन। आइएगा, सबसे पहले अब मैं बात करूंगा आपके साथ कंप्लीट रीपोजीशन पर। ये है हायर वेंडर और ये है हायर परचेजर। वन मशीन गिवन ऑन हायर परचेज। एक मशीन हायर वेंडर ने हायर परचेजर को दी और ड्यू टू डिफॉल्ट asset taken back by higher vendor। बस हम ये बात कर रहे हैं, एक असेट दी थी वही असेट आप ले आए, दो असेट दी थी दोनों असेट आप ले आए, तीन असेट दी थी तीनों असेट आप ले आए। कंप्लीट रीपोजीशन का मतलब है जितनी भी असेट्स
हायर परचेज बेसिस पर बेची गई थी, आप अगर वो सारी की सारी असेट वापस ले आए तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंप्लीट रीपोजीशन की अकाउंटिंग। अब हमें हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग को समझना है और हायर वेंडर की बुक्स में। तो आइएगा, ए है हमारे पास अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से मेरी बात को सुनना। सबसे पहले मुझे बताओ, हायर परचेजर अपनी बुक्स में कौन कौन से अकाउंट ओपन करता है? तो जो हायर परचेजर है उसकी बुक्स में दो अकाउंट चल रहे हैं। एक तो चल रहा है हायर वेंडर अकाउंट और हायर परचेजर की बुक्स में दूसरा अकाउंट होता है असेट अकाउंट। हायर परचेजर की बुक में दूसरा अकाउंट होता है असेट अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब मेरी बात सुनना, जब आप हायर परचेजर की बुक्स बनाना स्टार्ट करोगे तो जब तक डिफॉल्ट नहीं होता तब तक की अकाउंटिंग में तो कोई चेंज नहीं है। तो आप क्या करोगे? स्टेप 1, कैलकुलेट इंटरेस्ट सर हमारे हायर परचेजर की बुक है ना। हायर वेंडर की करवा तो दी मैंने, कल एंट्रियां लिखवाई थी कल मैंने सारी हायर वेंडर की बुक्स में। ओके सर। अकाउंटिंग अभी करवाऊंगा, रीपोजीशन के साथ हैं उसके क्वेश्चन, इसलिए मैंने अभी उसका क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि हायर वेंडर का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास। हमारे पास जो भी हायर वेंडर की बुक्स के क्वेश्चन है वो रीपोजीशन के साथ हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। इन यूजुअल मैनर, यूजुअल मैनर। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यूजुअल मैनर में करूंगा। आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीख चुके हैं, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में मुझे कोई बात आपको नहीं बतानी है। स्टेप 2, all accounting entries up to date of default all accounting entries up to date of default remains same। समझ आ रही है बात? जैसे मान लो यहां मैंने आपको बोला पहली इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे हो गई
तो इंटरेस्ट ड्यू कर दो, इंस्टॉलमेंट के पेमेंट की एंट्री आप सीख चुके हो। सेकंड इंटरेस्ट ड्यू कर दो, सेकंड इंस्टॉलमेंट को पेमेंट कर दो, डेप्रीसिएशन लगा दो, इंटरेस्ट को पीएनडल में डाल दो, ये एंट्रियां भी सेम। ईयर 3 में आपने डिफॉल्ट कर दिया बट इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। सर इंटरेस्ट तो वो इन टोटल जाएगा ना पीएनएल में, तो अलग अलग आप क्या बोल रहे हो? पता है कहाँ जाता है? टोटल अलग अलग जाता है ना, हर साल की अलग अलग एंट्री है। पता है रिद्धि, आप पढ़ा करो घर पे इवनिंग में दोबारा। सर मैं वो बोल रही हूँ, पीएनएल में जो अपन ट्रांसफर करते हैं वो हमेशा एंड में करते हैं ना। हाँ, ईयर एंड में ही तो करते हो हर ईयर के। हाँ तो क्या हुआ अगर फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर का पेमेंट हो गया, तो फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी एंट्रियां होंगी? सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर इंटरेस्ट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, फिर हाँ डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, डिप्रिसिएशन। फिर डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट पीएनडल में जाएगा। यही तो एंट्रियां बताई हैं। फिर हाँ ईयर सर। 2 भी सही रहा, ईयर 2 में भी इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा, डेप्रीसिएशन चार्ज हो जाएगा, और डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट पीएनडल में चला जाएगा। तीसरा साल आया, तीसरा साल भी कंप्लीट हो चुका है, इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, डेप्रीसिएशन चार्ज हो जाएगा। वापस से सुन लेना, तीसरा साल कंप्लीट हो गया, तीसरी इंस्टॉलमेंट पर डिफॉल्ट हुआ है, बट तीसरा ईयर कंप्लीट हो चुका है, तब मुझे पता लगा कि हायर परचेजर डिफॉल्ट पर है। तो हायर परचेजर भी सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू कर देगा, डेप्रीसिएशन भी लग जाएगा, लेकिन अब उसने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया। अब अगर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया तो हायर वेंडर आपकी असेट को उठाकर ले गया। मुझे एक बात बताओ, हायर वेंडर अगर आपकी असेट को उठाकर ले गया तो क्या अब आपका असेट अकाउंट आपकी बुक्स में मेंटेन होगा क्या? नहीं सर, वो तो ले गया ना वेंडर। हाँ, तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूं, क्या असेट अकाउंट मेंटेन होगा? नहीं। नहीं नहीं। सर। क्या जब हायर वेंडर आपकी असेट उठाकर ले गया तो क्या हायर वेंडर को अब आप कुछ और अमाउंट दोगे क्या? नो सर। मेरी लाइन को फिर सुनना, मेरी बात को सुनो। क्या हुआ, मैंने राधिका को एक असेट दी थी, मैंने राधिका को एक असेट दी, मैं हायर वेंडर बना, राधिका हायर परचेजर बनी। राधिका ने अमाउंट पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, राधिका ने अमाउंट पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो राधिका की असेट मैं ले आया। अगर असेट मेरे पास आ गई तो बताओ, क्या राधिका अपनी बुक्स में उस असेट का अकाउंट अब रख सकती है क्या आगे कंटिन्यू? नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि असेट ही नहीं है राधिका के पास। और जो असेट मैं वापस ले आया उसी के रेस्पेक्ट में तो राधिका को मुझे पेमेंट करना था। जब मैं असेट ही वापस ले आया तो क्या राधिका अब मुझे फ्यूचर में कोई अमाउंट देगी क्या? नहीं नहीं देगी। सर, नहीं देगी। इसका मतलब जानते हो, एक रूल बन गया, एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट हायर परचेजर मस्ट क्लोज बोथ अकाउंट, असेट अकाउंट भी क्लोज करना और हायर वेंडर भी क्लोज करना, खत्म करना पड़ेगा आपको। आपकी बुक्स में ये दोनों अकाउंट ओपन हैं, तो असेट अकाउंट भी क्लोज करोगे और हायर वेंडर अकाउंट भी क्लोज करोगे, आपकी अकाउंटिंग यहीं खत्म हो जाएगी। तो हायर परचेजर को तीसरी स्टेप क्या करनी पड़ेगी भैया? सीधी सी बात है, जब हायर वेंडर मेरी असेट ही ले गया तो मेरी बुक्स में जो असेट अकाउंट ओपन है वो क्लोज करना पड़ेगा। और चूंकि वो असेट ले गया तो भविष्य में मैं उसे कोई पेमेंट नहीं करूंगा, तो मुझे हायर वेंडर को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो लिखो स्टेप 3, अगर प्रोसेस समझ आएगा ना तो एंट्रियां तो डल जाती हैं। प्रोसेस समझो बस, एट द टाइम ऑफ
complete repossession. At the time of complete repossession. Hire purchaser. सर आप एक क्वेश्चन ना ये एंट्री का भी करा सकते हैं, हमारे आता नहीं तो करा देना सर। क्या? किसकी एक क्वेश्चन entry? सर एंट्री का, किसकी? अकाउंटिंग एंट्रीज का सर एक क्वेश्चन करा देना, मैं ये बोल किसकी रही हूँ। बुक्स में, किसकी बुक्स की बोल रहे हो आप? फिर हायर परचेजर की वो जैसे हायर अभी मैंने, परचेजर का मैंने दिया था ना आपको करने को, आप लोगों ने अगर किया ही नहीं होगा तो उसमें एंट्री ही पूछी थी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ स्टडी मटेरियल। हाँ सर। किया कि नहीं किया? सर वो कल मैंने क्लास नहीं ली थी ना तो कल मुझे नहीं, पता ये तो नहीं। 2 दिन पहले ही हो गया। कल तो मैंने हायर वेंडर पढ़ाया है भाई। यस सर। हायर तो एक, परचेजर 3 दिन पहले ही खत्म हो गया अपना। तब मैंने आपको अकाउंट बनवाने के 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, एंट्रियां में बोलता जा रहा था, अपन अकाउंट कर रहे थे। फिर मैंने कहा था कि आप अपने स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 करो, तो उसमें एंट्रियां भी मांगी है, और आप जब अकाउंट बना सकते हो तो एंट्रियां हो जाएंगी, करवा दूंगा मैं। फिर भी बाकी एंट्रियों में कुछ नहीं है, एंट्रियां मैंने लिखवाई। अगर आपको लेजर अकाउंट बनाने आ गए तो एंट्रियां तो वैसे ही हो जाती हैं। चलो कोई नहीं, कर लेंगे। At the time of complete repossession, hire purchaser must close both accounts. आपको दोनों अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, दैट इज हायर वेंडर अकाउंट भी क्लोज होगा एंड असेट अकाउंट भी क्लोज होगा। जैसे ही कंप्लीट रिपोजिशन करोगे, हायर परचेजर को 2 अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे। हायर वेंडर अकाउंट क्लोज करोगे और एज वेल एज असेट अकाउंट को क्लोज करोगे। अब दोनों अकाउंट को क्लोज करने से हमारे पास अब क्या होगा वो देखो, सुनना ध्यान से। 2 अकाउंट क्लोज करने हैं तो समस्या आती है, सर अकाउंट क्लोज कैसे होगा, कौन सा अकाउंट पहले क्लोज करें, किस तरह से उसकी वैल्यू निकालें। तो आइएगा, कलर चेंज करते हैं पेन का, रेड, ए पॉइंट। फर्स्ट, we have to close हायर वेंडर अकाउंट। सबसे पहले हायर वेंडर अकाउंट को क्लोज कर दो। फर्स्ट वी हैव टू क्लोज हायर वेंडर अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग first we have to close higher vendor account by transferring the balance to asset account। ये लो, पहला काम ये करोगे, बिल्कुल धीरे धीरे मेरी बात को सुनना। दोनों अकाउंट क्लोज करने हैं, बट क्लोज करने का एक मैनर होगा। सबसे पहले हायर वेंडर को क्लोज करूंगा। अब मेरी बात को समझना,
हायर वेंडर का एक बैलेंस चल रहा होगा कि भैया अभी भी हायर वेंडर आपसे इतने पैसे मांगता है और उसे आप वो पैसा दोगे नहीं, तो इमीडिएटली हायर वेंडर की बुक्स में, हायर वेंडर की बुक्स में जो भी बैलेंस चल रहा है वो बैलेंस एज इट इज असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करने की एक एंट्री डालेंगे हम। एंट्री क्या डलेगी मुझे बताओ, हायर वेंडर मेरा डेटर है या मेरा क्रेडिटर है? क्रेडिटर। क्रेडिटर। क्रेडिटर को क्लोज Creditor. करना है तो Debit. क्रेडिटर को क्लोज कैसे किया जाता है? डेबिट। जितना बैलेंस है उसको डेबिट कर दो। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये लीजिए। स्टेप 3 में दोनों अकाउंट को क्लोज करना है। दोनों अकाउंट को क्लोज करने में पहले हायर वेंडर क्लोज होगा और हायर वेंडर का बैलेंस असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। हायर वेंडर का बैलेंस असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब एक समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई? हायर वेंडर मेरी असेट ले गया। मेरी असेट मेरी बुक्स में जिस वैल्यू पर थी, क्योंकि मैं असेट पर डेप्रिसिएशन लगा रहा था, और उस असेट को हायर वेंडर उठाकर ले गया, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या इस रीपोजीशन की वजह से मेरे असेट में मुझे कोई फायदा या नुकसान हुआ क्या? फायदा या नुकसान कैसे? मान लो फॉर एग्जांपल मेरी बुक्स में असेट का बैलेंस चल रहा था 180 का। अब मेरी 180 की असेट में मेरे वेंडर के अकाउंट को मैंने एडजस्ट कर दिया 1.5 लाख से। मान लो ये एंट्री 1.5 लाख से हुई। हायर वेंडर टू असेट, देखो प्रैक्टिकली समझ आएगा जब मैं आपके साथ डेटा लेकर बात करूंगा। तो अभी क्वेरी मत उठाना कि समझ नहीं आया, क्योंकि नहीं आएगा। जब आपके पास एक पूरा क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट लॉस में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा तो आपको आएगा। आराम से समझो। बस मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो। मेरी बुक्स में असेट का कैरिंग अमाउंट चल रहा है 180 का, और हायर वेंडर जब उस असेट को लेकर गया तो मेरी हायर वेंडर टू असेट की एंट्री हुई 160 की। व्हाट डज इट मीन? मेरी 180 की असेट मेरी बुक से चली गई, जबकि हायर वेंडर को मुझे 160 ही देना था। इसका मतलब ये हो गया मेरी 180 की असेट को सामने वाला 160 में ले गया उठा के। मेरी बात फिर सुनना, ऐसा क्यों होता है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी बुक्स में मैंने एक असेट रिकॉर्ड करी और मैं उस पर डेप्रीसिएशन लगाता चल रहा हूं। तो मेरी बुक्स में डेट ऑफ डिफॉल्ट के दिन उस असेट का कैरिंग अमाउंट चल रहा है 180। कैरिंग अमाउंट चल रहा है 180, और हायर वेंडर वो पूरी असेट ले गया। हायर वेंडर वो पूरी असेट ले गया, जबकि हायर वेंडर मुझसे केवल 1,60,000 ही मांगता था। हायर वेंडर अकाउंट का बैलेंस 160 था। इसका मतलब हायर वेंडर मुझसे क्या मांगता था? 160। उस 160 के बदले में वो मेरी पूरी असेट उठाकर ले गया, जिस असेट की वैल्यू मेरी बुक्स में 180 थी। मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। फायदा हो गया। आपकी 180 की असेट चली गई, जबकि सामने वाले को आपको 160 देना था। अच्छा, 20 का नुकसान हो गया, 20,000 का। 20 का नुकसान। इसे ही बोला जाता है प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजीशन। आप ऐसे समझो, राधिका को मुझे 50,000 रुपए देने थे, तो राधिका की बुक्स में मैं क्रेडिटर कितने से हूं?
50,000। 50। अब राधिका के पास एक स्कूटी है जिसकी वैल्यू है 40,000। मैं राधिका की स्कूटी उठा लाया। राधिका को मुझे कितने देने थे? राधिका को मुझे कितने देने थे? 50,000। 50। और राधिका की कितने की स्कूटी उठा लाया? 40। 40। राधिका को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो फायदा। फायदा हो गया ना। आप समझो, राधिका को मुझे 50 देने थे और बदले में मैं 40,000 की स्कूटी उठा लाया, 10,000 का फायदा। तो 10,000 का फायदा हो गया ना राधिका को। राधिका को हाँ मुझे सर। देने तो 50 थे, लेकिन उसकी जो चीज मैं उठा के लाया वो तो 40 की थी, तो राधिका को फायदा हो गया। यस सर। इसी बात को उल्टा कर देता हूं। राधिका को मुझे देने थे 30,000 रुपए। राधिका को मुझे देने थे 30,000 रुपए, लेकिन मैं राधिका की 40,000 वाली स्कूटी उठा लाया, नुकसान हो गया सर 10,000। क्योंकि मैं कुछ नहीं दूंगा राधिका को, सब कुछ फोरफिटेड है। यही तो क्यों? क्योंकि ओनर तो मैं ही था उस स्कूटी का, क्योंकि अभी तक उसने मुझे सारी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, राधिका को मुझे देने थे 30,000 रुपए और मैं राधिका की 40,000 की वैल्यू की स्कूटी ले आया, तो राधिका को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? राधिका को नुकसान हो गया। तो मैं पहला काम करूंगा, सबसे पहले हायर वेंडर अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो असेट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। फिर उसके बाद हायर असेट अकाउंट पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करूंगा कि भैया उस रीपोजीशन का क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ, और वो प्रॉफिट और लॉस आने के बाद असेट अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। असेट अकाउंट जो क्लोज होगा वो उसके प्रॉफिट और लॉस ऑफ रीपोजीशन से होगा। तो करना तो मुझे वही है कि मुझे असेट अकाउंट को क्लोज करना है अब, और असेट अकाउंट को जो मैं क्लोज करूंगा वो क्लोज होगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजीशन के द्वारा। सर फिर पहले तो प्रॉफिट या लॉस ही निकालेंगे ना अपन। समझा नहीं मैं? पहले कब? मतलब इस एंट्री के बाद में असेट अकाउंट बैलेंस पर। बताओ क्या बात कर रहे हो? अभी तो मैं बता ही रहा हूं ना वो चीज। तो अभी तो मैंने ए बताया, मैंने कौन सा अकाउंट क्लोज? असेट अकाउंट पर तो मैं गया ही नहीं अभी तक, बताने दो। अब बी पॉइंट में मैं असेट अकाउंट क्लोज, असेट अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज होगा। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री डालूंगा तो असेट अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज है। तो क्लोज तो असेट अकाउंट ही करना है, लेकिन वो क्लोज किससे करना है, बात वो आ रही है। तो वो जो अकाउंट क्लोज होगा वो क्लोज होगा प्रॉफिट और लॉस निकालने के द्वारा। वो क्लोज होगा प्रॉफिट और लॉस के द्वारा। तो लिख लो, 2 मिनट। बी, नाउ क्लोज asset account. Now close asset account. By the amount of profit or loss on repossession. असेट अकाउंट क्लोज होगा, लेकिन क्लोज प्रॉफिट या लॉस के द्वारा होगा। कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, कुछ नहीं। असेट अकाउंट क्लोज होगा बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजीशन। हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे और उसकी एक एंट्री ऑटोमेटिकली असेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसके द्वारा वो असेट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा।